सो लास्ट टाइम हम लोग ने एजिंग किया था, दैट वाज 6.2. अभी हम करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग. क्या क्या प्रॉब्लम्स की वजह से मतलब एजिंग के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, और जो पर्सन रहता है वो क्या क्या फेस करता है. सो फर्स्ट एजिंग प्रॉब्लम है हेल्थ कंसर्न. एक सेकेंड. हाँ, health concerns. Health include physical, mental, and emotional wellness. As one's age, there is a tendency for various parts of physical body to begin deteriorating. Problems can relate to any philosophical, biological problems such as dental, bones, stomach, heart, hearing, vision, etc. In addition to physical problems, there are mental issues revolving around the feelings of alienation, conflict, dissatisfaction, disappointment, anxiety and loneliness. Health also includes the emotional well-being of the people. अभी जैसे ही हमारी पेज नंबर पीडीएफ में पेज नंबर तो 92 है. दीदी ये क्या है? एजिंग प्रॉब्लम्स. एजिंग होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है. 6 चैप्टर का है ना? 6. यस 6. हम लोगों ने लास्ट टाइम एजिंग किया था, पता है कि मतलब बुढ़ापे में पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं वगैरह. तो अभी उसके क्या क्या और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एक्चुअली हम लोगों ने एजिंग के डेफिनेशन में ही बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन ले लिया था, तो अब हम उसके सिर्फ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ एजिंग. ओके. तो अभी हेल्थ कंसर्न में मैंने जैसे पढ़ा कि हेल्थ कंसर्न में सब कुछ आता है, फिजिकल से लेके मेंटल से लेके इमोशनल वेलनेस तक. कि हमारे फिजिकल पार्ट जो रहते हैं, मतलब अगर हम देखें हमारे यंग एज में जो फिजिकल पार्ट्स रहते हैं एकदम स्ट्रांग रहते हैं. हमारा पैर हाथ एकदम परफेक्टली मतलब उस हिसाब से काम करता है, मतलब थोड़ा स्ट्रांग रहता है. जितना वो एजिंग एक एज होने के बाद थोड़ा वीक होते जाता है, बोन हमारे वीक होते जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स आने लगती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स आने लगती है, डेंटल प्रॉब्लम्स आने लगती है. तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती है एजिंग में, एकदम वीकनेस आने लगती है. फिर मेंटल हेल्थ में हमारी फीलिंग्स एलियनेशन करने, मतलब हमें पता नहीं चलता है कि एलियनेशन मतलब हमें पता नहीं चलता है कि हमारी फीलिंग एक्चुअल में कहाँ से आ रही है. कुछ भी मतलब आपने देखा होगा कि कभी एज्ड पर्सन रहता है, उनके बहुत सारे फीलिंग्स चलते रहते हैं. कभी वो खुश होते हैं तो कभी वो थोड़े मतलब दुखी हो जाते हैं. तो इसके लिए बोलते भी है कि जब एज एक पर्सन की एज होती है उसके बाद उनके उनके साथ रहना, उनको उस हिसाब से सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो फिर ये सब चीजें उनके दिमाग में आने लगती है. फिर यही सब थॉट्स वगैरह फीलिंग्स वगैरह चेंजेस आने लगते हैं. फिर डिससेटिस्फेक्शन होता है, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब वो एज होने के बाद हमें लाइफ के बारे में कुछ ऐसा लाइफ के बारे में सोचते हैं कि अभी आगे तो कुछ लाइफ ही नहीं है, मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है. बिकॉज हमारे में फिजिकल प्रॉब्लम्स ग्रो होने लगती है ना, हम बराबर चल नहीं पाएंगे तो हम जॉब नहीं कर सकते, फिर वही सब प्रॉब्लम्स आती है. तो ये सब एक एक साइकिल ही है कि बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम हमारा मेंटल हेल्थ भी थोड़ा डाउन रहता है, और फिर मेंटल हेल्थ के वजह से हम फिजिकली भी वही वीक हो जाते हैं. ये सब एक साइकिल है जो प्रॉब्लम होता है. हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड इमोशनल वेलबींग ऑफ द पीपल. अभी इमोशनली वो कैसे है, थोड़ा इमोशनली वो लोग डाउन हो सकते हैं, मतलब जब भी एज पीपल रहते हैं, बिकॉज वो लोग को पता नहीं कि कौन सा फीलिंग वो लोग को मतलब कौन सा वो लोग इमोशन एक्चुअल में फील कर रहे हैं. एकदम खुश है तो एकदम कभी दुखी हो जाते हैं, यही सब. फिर आता है लोनलीनेस. दिस इज दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, but it could well be rooted in real life experience of elderly. Loneliness is particularly relevant when dealing with people who are single,
without child, isolated, living in homes or remote areas, loss of spouses or loved ones, much loneliness, inability to do things which one was capable of previously, and can add to the sense of loneliness. There are instances of the aged being literally thrown out of one's home or the home of the children. There is a sense of being neglected by other in the family or even in the neighborhood. अभी लोनलीनेस मतलब एक लोनलीनेस मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब अलोन मतलब अकेले फील कर रहे हो. लोनलीनेस मतलब लोगों का होने के, हाँ, लोगों का होने के बाद भी आपको अकेलापन लग रहा है. मतलब आपको आपके जो बच्चे लोग हैं, मतलब अभी जैसे मम्मी पापा की एज होती है और उनके बच्चे लोग क्या है कि जॉब वगैरह में अगर लग गए, मतलब जॉब वगैरह में लगते तो वो लोग अभी आवाज गई आपकी. हाँ हाँ सॉरी, वो कॉल आ गया था, सॉरी. ओके. हाँ, तो लोनलीनेस का मैंने जैसे बोला कि जरूरी नहीं कि हम अकेले बैठे मतलब हमें लोनली फील हो रहा है. हम 10 मतलब कितने भी लोगों के साथ में हो, बट हमें वो अकेला जो पन फील होता है उसको एक्चुअल में लोनलीनेस बोलते हैं. जहाँ पे जैसे बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं आफ्टर बहुत एज होने के बाद, क्योंकि वो लोग अपने जॉब में बिजी रहते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं कि अभी तो इनका कुछ मतलब वो घर पे है तो उनका कुछ क्या काम वगैरह ऐसा सब. तो उसकी वजह से लोनलीनेस फील होता है वो लोग को. तो और मतलब ऐसा भी रहता है ना कि उनके जो बच्चे रहते हैं वो अब्रॉड वगैरह बाहर चले गए हो तो वो अकेले ही इधर हो, तो उनको तभी भी लोनलीनेस फील होता है. मतलब उनको पता है कोई है बट उनके साथ कोई नहीं है, उसके वजह से उनको फील होता है. तो यही होता है लोनलीनेस. फिर आता है अब्यूज. अब्यूज मीन्स दैट इज ऑब्वियस वायलेंट होना. मतलब so one come across reports of the elderly and aged who are forced to do all kinds of work, and also those who are subjected to cruelty, abuse, mockery, harassment from within the family as well as from the outside. There are instances of physical abuse and domestic violence. We observe the aged begging for alms, food, clothing or assistance. अभी अब्यूज में क्या है कि एक मतलब ऑब्वियसली आपको पता ही है कि इंडिया में या कौन से भी वर्ल्ड में, मतलब अगर बोलूँ तो इंडिया में ये सब ज्यादा है अब्यूज वगैरह. और तो इसके लिए एक टाइम के बाद अब्यूज बढ़ने लगता है. अब्यूज मींस उनको अवॉइड करना, खराब या अवॉइड करना भी आता है. फिर उसमें खराब बातें बोलना अपने मतलब एज को, बिकॉज उनको पता है कि मतलब वो भी एज्ड हो गए तो इसके लिए सब बोलना. फिर उनको ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, मारना वगैरह रहता है. बहुत सारे ऐसे दीदी केसेस. इसके ऊपर केस नहीं ले सकते क्या? केस मतलब अच्छा ओके, लाइक मतलब अगेंस्ट कोर्ट. जाना. हाँ, बस कर सकते हैं. बट जैसे अभी आप देखो, अगर यंगस्टर्स अभी जैसे अगर पर्टिकुलर में बोलूँ तो वुमेन या मैन दोनों का, किसी का भी देखो, किसी के साथ भी अगर अब्यूज होता है, हेरेसमेंट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो भी हम लोग इतना जल्दी जाते नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ. तो एज्ड प्रॉब्लम का क्या है कि अगर हम जाएंगे तो हमारा मजाक उड़ेगा, तो उनका भी माइंड वही रहता है तब तक कि हम जाएंगे ऐसा बोलेंगे हमारा कोई सुनेगा नहीं. बिकॉज फिर ऐसा आ जाता है ना कि लोग बोलेंगे कि ये मतलब बूढ़ा, मतलब ये बुढ़े हो गए तो कुछ भी बोल रहे हैं. तो एक ट्रस्ट इशू भी आ जाएगा कि कोई उसको ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई उनको ट्रस्ट नहीं करेगा कि आपके बच्चे लोगों ने आपको मारा होगा. तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग बोलते नहीं है. बट अगर बोलेंगे तो ऑब्वियसली केस हो सकता है. तो ये सब यही बात है कि हम अभी भी बहुत ये सब में. लेकिन प्रूफ दिखाएंगे तो कोई भी मान ही लेगा ना. हाँ, अभी प्रूफ कोई भी किसी को दिखाएंगे. मारेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बॉडी पे निशान तो आएंगे तो मानना ही हाँ, पड़ेगा. बराबर. तो अभी प्रूफ में भी क्या है कि अगर मैं नहीं, मतलब कोई भी किसी को बहुत मार रहा है तो वो उसको मार रहा है तो वो एक अगर
एक डर बैठ बैठ जाता है ना कि अगर मैं गई या मैं गया तो मुझे और मारेंगे, मुझे और टॉर्चर करेंगे, तो वो भी उसको फिर एक रोक लाइक लेता है थोड़ा कि ब्लैकमेल जैसा लगता है। हाँ, कि अभी मैं जाऊंगा पुलिस में कंप्लेंट करने तो मेरे पे ज्यादा अत्याचार ना हो, तो इसके लिए भी लोग जाते नहीं है। और फिर वो प्रूफ तो है ही, बट वो चीजें जो माइंड में रहती है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो उसकी वजह से पीछे रह जाता है। वरना अगर ये प्रूफ से जाते तो ऑब्वियसली केस हो सकते हैं, और ऑब्वियसली वो जो जो मार रहा है उसको अंदर डाल सकते हैं। वो तो कुछ इसकी बात नहीं है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। बट वही हमें चेंज करना है ना कि लोगों को जब कुछ हो रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो सामने से आके फाइट करना चाहिए। बिकॉज फिर ये कभी बंद ही नहीं होगा, सबके साथ होते रहेगा ना, पीछे पीछे सबके साथ होते रहेगा, कोई आगे आएगा नहीं, बोलेगा नहीं तो। हाँ, फिर आता है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। मेनी एज्ड पर्सन आर फुल्ली और पार्शियली डिपेंडेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट on their families. In a patriarchal society, the financial dependency more often than not falls on the sons. Not all elderly age person have pension to take care of their daily and medical needs. अब इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि हम मतलब हमारी 60 के बाद शायद 60 के बाद हम हमारा जो वो स्टार्ट हो जाता है, और हमारा पेंशन जब स्टार्ट होता है तो पेंशन बहुत ज्यादा कम रहता है। और अगर द जो 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 एज्ड पर्सन है वो मेन है, तो क्या है कि अभी आपको पता ही है कि सोसाइटी में ऐसा है ही कि पेट्रियार्कल, मतलब द हेड मैन ऑफ द मैन। हेड ऑफ द फैमिली इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल सपोर्ट। मतलब फिर वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना ही पड़ेगा ना, बिकॉज शायद अगर पेट्रियार्कल में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है घर पे, तो किसी और को अगर जॉब करने नहीं दिया तो क्या है कि फिर वो पेंशन जो आती है उस पे ही घर चलाना पड़ेगा। बट दैट इज इम्पॉसिबल बिकॉज पेंशन इज वेरी वेरी लेस। तो इसके लिए ये भी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज होती है। और ऐसा भी रहता है कि कोई कोई डिपेंडेंट भी रहते हैं, मतलब फिर वो ऐसा ही मतलब उनको उस हिसाब से अब्यूज करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए। तो इकोनॉमिक सपोर्ट की वजह से भी देखो, मतलब ये भी एक पॉइंट आ गया कि इकोनॉमिक सपोर्ट, अगर आप मेरे को पैसे दे रहे हो पर आप मुझसे कुछ भी, मतलब आप मेरे से अब्यूज कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी नहीं, बिकॉज मेरे को आप इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे हो। अगर मैंने बोल दिया तो मेरा इकोनॉमिक सपोर्ट भी चला जाएगा ना। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि कोई जाके सामने से बोल नहीं पाता है। फिर आता है लैक ऑफ एम्पैथी। अभी इन द वर्ल्ड वेयर वन इज लिविंग amidst tight schedules, mechanical lifestyles, materialistic efforts, there is often lack of willingness to pay heed to the needs of aged. Family members and relatives too tend to address the problem of aged in their homes from their own vested perspective. The youth, the younger adult, and caregivers may also fail to understand the problems of age. They may use coercive methods in dealing with aged and elderly. अभी lack of empathy में क्या आता है कि empathy is ऐसी चीज है कि आप कुछ बोल के नहीं कर रहे हो। मतलब आपका आपका पता है कि आपका जॉब है, आपका 24/7 भी भले जॉब क्यों ना हो, आपको बहुत सारा कुछ काम है, बट आप वो दिन में से चलो 24/7 तो किसी का जॉब रहता नहीं, बट 10 घंटे का किसी का जॉब है, उसमें से एटलीस्ट 1 आवर या 2 आवर आप आपके पेरेंट्स से जाके ऐसा मतलब ऐसे ही बात कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या कुछ भी, मतलब नॉर्मल चीजें पूछने का कि आपको कुछ चाहिए, या वो चीज बहुत कम है। मतलब कोई जाके एक्चुअल में सामने से जाके अपने पेरेंट्स को पूछता नहीं है कि आपको कुछ चाहिए या हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब उनके अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तो हम सामने से ऐसा नहीं करते। तो वो लैक ऑफ एम्पैथी है। हम सिर्फ करते हैं कि बस सिंपैथी दिखाने के लिए, और सिंपैथी इज ऑपोजिट टू एम्पैथी। मतलब सिंपैथी दिखाने के लिए हाँ, मतलब मम्मी पापा है तो कर दिया हम लोग ने, बट एक्चुअल में वो हम वैल्यू नहीं करते जो हम करते हैं। और उसके वजह से फिर प्रॉब्लम्स आने लगती है कि मतलब, और ये लास्ट में ये भी लिखा है कि हम लोग जो यंग एडल्ट्स है, या तो चलो मिडिल एज भी पकड़ लो,
वो लोग नहीं समझ पाते कि एज्ड प्रॉब्लम्स के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है जब तक वो एज नहीं होते, बिकॉज वो लोग अंदर ही सब एज्ड जो एज्ड होते हैं वो अंदर ही सब चीजें छुपाने लगते हैं, बिकॉज वो लोग को डर लगता है कि कोई मुझे मेरा मजाक ना उड़ा ले या कोई मुझे घर से ना निकाल दे। तो ऐसी भी चीजें है कि हमें पता भी नहीं है जो वो लोग फील करते हैं जब तक हम वो स्टेज पे पहुंचे ना। फिर आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल हेल्थ इश्यूज में आएगा एंजाइटी डिप्रेशन आर सिग्निफिकेंट अमंग्स द एज. This may accompanied by a sense of guilt, a tendency to feel that one is burdened in one's family, friends, relatives. The social stigma of consulting clinical psychologists, psychiatrists or counselor is changing very slowly. अब मेंटल हेल्थ में ये लोग ने आपने देखा होगा कि हेल्थ कंसर्न्स में भी मेंटल हेल्थ का आया था पॉइंट की, मतलब ये होता है इमोशनल प्रॉब्लम्स, बट ये लोग ने पर्सनली मतलब अलग से मेंटल हेल्थ का क्यों डाला, बिकॉज ये हमारे कंट्री में इंडिया में तो भाई बहुत ही, इंडिया में सबसे पीछे है हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज के मामले में। मेंटल हेल्थ वेलबींग हम देखते ही नहीं है, हम सोचते हैं कि सिर्फ जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, मतलब हमारा जो बाहर का दिखावा है वही इम्पोर्टेंट है, ना कि इंसान अगर अंदर कुछ डिप्रेस्ड हो या एंजाइटी में हो या स्ट्रेस्ड हो या कुछ भी हो, मतलब इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो, वो कोई नहीं देखेगा। तो वो सबसे ज्यादा हमारे कंट्री में ही है। एटलीस्ट मैंने जितना देखा है यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को कुछ पता भी नहीं है, मतलब साइकोलॉजिस्ट को भी बोलते हैं कि वो साइको है, मतलब जो जिनको प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ का, जिनको वो क्योर कर सकता है, अगर आप उसको ही साइको बोलोगे तो फिर फायदा नहीं है ना, मतलब ये मतलब थिंकिंग गलत हो जाती है हमारी। तो उसके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज में वो लोग सोचने लगते हैं कि अभी मेरा तो मतलब जॉब भी नहीं है, पेंशन भी इतना कम है, तो मैं मतलब घर पे एक बोझ हूँ, ये सब थिंकिंग आती है। और ये सब थिंकिंग बिल्ड होते होते हमारा वो थिंकिंग बहुत ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी में ट्रांसफर होने लगता है, बिकॉज हमारा बहुत ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस, बिकॉज उनको अभी घर पे ही है ऑलमोस्ट, तो वो उनको बहुत ज्यादा चांस मिल जाता है कि वो लोग डबल मतलब ऐसा थिंकिंग करने ही लगा, बिकॉज ऑफ दैट हेड पेन वगैरह भी होता है, पर वो बोल नहीं पाते, बिकॉज वापस वही कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे कंट्री में बोल ही नहीं सकता है कोई। फिर आता है एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर. The aged may not have access to health care of any kind for physical or psychological ailments. Parkinson disease, Alzheimer's disease, irritable bowel syndrome, incontinency, invalidity, and mental health concerns like schizophrenia, bipolar, depression, boredom, loss of self. There may not be facilitated nor access. अभी एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर में ये लोग ने स्पेशली कुछ डिजीजेस बोले हैं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा डिजीजेस पाए जाते हैं एज लोगों में। मतलब ये सबसे ज्यादा वो लोग सफर करते हैं। अभी इसमें से सबका तो मुझे मीनिंग पता नहीं है कि क्या है, बिकॉज ये बहुत थोड़ा आउट ऑफ है, बट इसमें मुझे स्किज़ोफ्रेनिया पता है, मतलब यहाँ पे जो साइकोलॉजी के भी हो गए उनको स्किज़ोफ्रेनिया पता होगा, डिप्रेशन पता होगा, स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलैरिटी भी पता होगा। हाँ, क्या बोला अभी आपने, क्या वर्ड? स्किज़ोफ्रेनिया, यहाँ पे कोई साइकोलॉजी का है जो बोलना चाहता है स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? कोई भी नहीं? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, 1 मिनट वापस रिपीट करो। एक हमारा एक साइकोलॉजी में एक टर्म है स्किज़ोफ्रेनिया करके, वो स्किज़ोफ्रेनिया मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, तो जिनको साइकोलॉजी होगा उनको पता होगा, ये हम लोग को 12th में था, मतलब 12th में है, सॉरी। हम लोग को भी बता दो लगे हाथ। संजू दुबे को पता होगा। कोई नहीं है इधर संजीव साइकोलॉजी और का। संदीप को नहीं पता नहीं, होगा। संजू है, संजू है। संदीप भी है संदीप, साइकोलॉजी में। संदीप पता है आपको स्किज़ोफ्रेनिया? संजू। अबे संदीप,
सो गया नहीं है। उनका माइक का म्यूट, बट आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, टाइम बीत जाएगा। हाँ, तो स्किज़ोफ्रेनिया में शॉर्ट में बताओगी बिकॉज हम अभी सोशियोलॉजी में, बट मुझे मतलब आप लोग को पता लगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी डिजीज है जहाँ पे आप चीजें हेल्यूसिनेट करने लगते हो। अभी हेल्यूसिनेशन मतलब अभी मैं वहम, हाँ वहम होना ना किसी चीज का। या एग्जैक्टली वहम होना। वहम से ज्यादा आप एक्चुअल में देख रहे हो कि वहां पे वो है, मतलब ऐसा कुछ। दीदी हाँ वहम का बोलो। थोड़ा सिंपल इंग्लिश से बोल सकते हो? हाँ आजकल हिंदी नहीं समझ। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ तो आपको समझ जाएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। अभी एग्जांपल बताती हूँ, डेफिनेशन तो आपको जानने की जरूरत है अभी। तो स्किज़ोफ्रेनिया के एग्जांपल ये है कि अभी एक हस्बैंड वाइफ है और मतलब वो लोग अभी वाइफ कोई दूसरे लड़के मतलब मेन के साथ बात करती है, नॉर्मली ऐसे बात कर रही है कि क्या मतलब दूर दूर से, ऐसा भी नहीं कि चलो कुछ ऐसा मतलब, तो दूर दूर से बात कर रही है। बट वो जो उसका हस्बैंड है वो देखता है कि ये लोग बात कर रहे, तो वो वो तो देखेगा, वो तो हम भी नॉर्मली देखेंगे ना, बट जो स्किज़ोफ्रेनियाक होता है वो देख रहे कि ये लोग के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, मतलब कुछ दोनों के बीच में, मतलब उसकी वाइफ और वो लड़का जो अलग मतलब अनजान था, उनके बीच में कुछ चल रहा है। तो वो हस्बैंड ट्राई करेगा उनकी वाइफ को मारने का, जस्ट बिकॉज कि उसको स्किज़ोफ्रेनिक है। तो वो चीजों को एक पॉइंट पे देखता है, पर उसको 10 गुना हेलुसिनेशन, मतलब उसको 10 गुना अपने आप में स्टोरी बना लेता है कि हाँ ऐसा होगा, इस इन लोग के बीच में मतलब उन लोग को ऐसा होता है कि जो ट्रुथ नहीं है उसको ट्रुथ बना के मान के चलते हैं। हाँ अभी नॉर्मली भी अगर हम देखे कंट्री में भी, मतलब किसी में कि हम अगर दिख भी जाता है अगर कोई गर्ल और बॉय, तो लोग गलत मानते हैं, तो वो तो स्किज़ोफ्रेनिक नहीं बोल सकते, वो तो हमारी थिंकिंग ही वैसी है। बट जो स्किज़ोफ्रेनिक रहते हैं ना, तो वो लोग देखेंगे वो और बोलेंगे कि नहीं इनके बीच में कुछ चल रहा है, तो वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मीन्स अपनी वाइफ को या वो जो इंसान है वहां पे उसको मारने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसने ऑलरेडी अपने माइंड में बना लिया है कि ये ऐसा प्रॉब्लम है, और वो ऑब्वियसली अपने वाइफ से अगर प्यार करता है तो उसकी वजह से उसको वो मारेगा ही। तो ये होता है स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे आप चीजें हेल्यूसिनेट करने लगते हो। तो अभी ओल्ड एज में क्या होता है कि आप मतलब वो ओल्ड एज ऐसे ही बैठे हैं कुर्सी पे, तो कुछ ऐसा इवेंट हुआ होता है, कोई इंसिडेंट ऐसा उनके दिमाग में होता है, कोई डेथ होती है या कुछ भी जो उनको बहुत ज्यादा हर्ट किया हो, तो वो जो इंसान है, अभी जैसे उनकी वाइफ ही पकड़ लो, अगर एज्ड पर्सन की वाइफ है तो वो उनकी वाइफ को देखने लगते हैं। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना, मतलब आप लोग ने देखा नहीं होगा, बट मूवीज वूवीज में भी किसी किसी कोई कोई होता है, वो तो कितना तो फेक रहता है, बट कुछ कुछ चीजें है कि हम बोलते हैं कि एज पर्सन खुद से बात करते हैं, या ये सभी होता है, मतलब वो सभी वो लोग कुछ देखते हैं, हेलुसिनेशन होता है, तो वो लोग, पर वो लोग एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि वो लोग कुछ मेंटली इल है, या वो लोग मतलब पागल तो बहुत खराब वर्ड है यूज करने का, तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया टर्म दे सकते हो। उसमें बहुत सारे और आते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया हमको कैसा पता लगे कि वो ही है उनको। तो ये तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में बताया बिकॉज मेरे को याद था, मेरे क्लास में ये हुआ था, मतलब क्लास में ये हम लोग को पढ़ाया था, तो मैंने बोला कि आपको एग्जाम्पल पता चले कैसा रहता है। बस यही होता है ये स्किज़ोफ्रेनिया। फिर आता है लैक ऑफ ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स और homes for elderly are woefully inadequate. Even if they exist, they may not able to afford by the masses. Many homes or shelters for aged lack basic amenities and are impersonal in the care of inhabitants. One cannot rule out reality of commercial greed. अभी लैक ऑफ एज्ड ओल्ड एज होम्स तो मतलब हम हमारे मतलब अगर यहाँ पे कंट्री में भी देखें तो बहुत बहुत कम है, और अगर है तो बस नाम के लिए, वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। जैसे उनको हर एक ओल्ड एज मतलब जो पर्सन है उनको किसी मतलब उनके फैमिली से अलग किया है ना, तो उनको कुछ ना कुछ तो अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, वो सोचेंगे कि मेरे साथ क्या होगा, तो उनके लिए कोई बात करने के लिए रखना चाहिए। फिर उनको जो खाना पसंद है, मतलब अभी ऐसा रहता है ना कि ऐसा मतलब कोई कोई ऐसा ओल्ड एज होम में कुछ भी खाना बनाते हैं,
या चलो एटलीस्ट क्वालिटी फूड, नॉर्मल दाल राइस भी मतलब उनको जो अच्छा लगे, तो क्वालिटी ऑफ फूड नहीं होता है ओल्ड एज होम्स में, बस नाम के लिए कि हाँ हम ओल्ड एज होम है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक्चुअल में हमारे कंट्री में बहुत कम ही है ओल्ड एज होम्स, और है भी तो ऐसा है कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, ये तो फैसिलिटीज बराबर नहीं है। फिर आता है वीकर सेक्शंस। दिस इंक्लूड अर्ली एज्ड हु particularly belong to weaker section of society, for example women, LGBTQ person, disabled person. The identity of being a single woman, physically or mentally, emotionally disabled, become a huge barrier, especially when caregivers are no longer available. अभी वीकर सेक्शन में अभी मतलब LGBTQ आता है, डिसेबल्ड पर्सन आता है, वुमेन आते हैं। वीकर सेक्शन में वुमेन भी बोला है बिकॉज क्या होता है कि अगर अगर छोटी मतलब बच्ची के साथ इतना कुछ हो सकता है, तो एक एज्ड वुमेन के साथ तो आप सोच ही सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। तो वीकर सेक्शंस के वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, मतलब इल ट्रीटमेंट होता है लोगों का, तो ये सब फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज वो वीकर सेक्शन से है। फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन, a early age person may not become the victim of exploitation, especially when the increase in elderly aged person may become victim of exploitation, especially when they become increasingly dependent on others for all kind of services, for personal hygiene, signing bank and legal documentation. अभी एक्सप्लॉइटेशन में आपको मतलब आपने सुना ही होगा कि ये प्रॉपर्टी का बहुत प्रॉब्लम रहता है कि मतलब हम हमारा एक एज होने के बाद मतलब हम हमारे जॉब हाँ, मतलब आपने बताया था उस दिन। हाँ, तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी, हमारी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी लेने का ट्राई करते हैं। उनको अगर नहीं भी देना है, मतलब वो रह रहे अभी भी वहां पे है, पर उनको अपने नाम पे पहले मतलब बच्चों को चाहिए कि उनके नाम पे पहले प्रॉपर्टी हो जाए, तो फिर वो बाद सब। में लोग को ऑर्फनेज में भेजते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, तो वो होता है एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जबरदस्ती का कुछ करवाना। ओके, तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम्स। अब आता है ये प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करते हैं, मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग। Okay, first is role of government. The Ministry of Social Justice and Empowerment has a responsibility to formulate policies and implement programs for the care of aged. They do this through collaborative efforts with state government, NGOs and civil society. अब यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई कोई पॉलिसीज है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, प्रोग्राम्स बनाता है ओल्ड एज के लिए, कुछ ना कुछ फॉर केयर एज, मतलब ऐसा जो अकेले रहते होंगे केयर एज, उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी देना गवर्नमेंट के तरफ से। इतना कुछ तो मैंने गवर्नमेंट की तरफ से इतना पर्सनली तो नहीं देखा है, बट किधर ना किधर तो है ही इतना। फिर ज्यादातर गवर्नमेंट से ज्यादातर तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं ओल्ड एज के लिए। उनके लिए अभी मतलब कोविड टाइम में भी बहुत लोगों ने, बहुत ऐसी एनजीओज थी जिन्होंने पर्सनली मेडिसिन, खाना वगैरह ये सब प्रोवाइड किया है। मतलब आप बोल ही सकते हो कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ज्यादा बेहतर है। फिर आता है पॉलिसी। The national policy on older person (NPOP) was announced in January 1999 to look into the matter of well-being of older person. This policy envisages support from the state government towards their care through the provision of shelter, support, sensitization program, healthcare facilities, protection from the vulnerable section, etc. तो ये बस एक पॉलिसी के बारे में बोला है कि पॉलिसी भी वही के सपोर्ट करता है, शेल्टर देता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, प्रोटेक्शन वगैरह। तो वो पॉलिसी का नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स, NPOP। फिर आता है एक्शन प्लान। द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी on older person is a mechanism for effective implementation of NPOP
through ministry department that work under the ministry at center. मतलब एक्शन प्लान, मतलब ये जो ये लोग ने ये पॉलिसी लाया है उसको किस हिसाब से एक्शन में लाना है. फिर आता है रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल दीदी ऑर्गेनाइजेशन. ओ एनपीओपी ना क्या? हाँ, एनपीओपी, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन. ओके. हाँ. फिर आता है रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओस. Non-governmental organizations have contributed significantly towards helping the problem. The age, for example, Help Age India, Harmony India, Dada Dadi, Dignity Foundation, Nightingales Medical Trust, Seenagers, etc. Today, they are online communities which can lend support. मैंने पहले मतलब जब गवर्नमेंट का रोल था तभी मैंने आपको बोला था कि गवर्नमेंट से ज्यादा एनजीओज वो हिसाब से काम करते हैं. प्राइवेट ना दीदी, नॉन गवर्नमेंट बोले तो प्राइवेट हो गया ना पूरा. हाँ, प्राइवेट. हाँ, मतलब विदाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पे कुछ नाम भी दिए कि हार्मनी इंडिया करके, दादा दादी है, डिग्निटी फाउंडेशन है, नाइट एंगल्स मेडिकल ट्रस्ट. ये सब ट्रस्ट का नाम है. हाँ, ये सब एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है जो हेल्प करते हैं ओल्ड एज पीपल को. अभी दीदी अभी तो एक एक पर्सन करके चालू करने लगे ना ओल्ड एज होम, लाइक. हाँ, नहीं तो हाँ. फिर एक लाइक चर्चेस सब चालू करने लगे ना. हाँ, अभी ये सब पर्सनली अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करने लगे बिकॉज ये वो बहुत चीज है. हाँ, तो उसके हिसाब से फिर लोग अपना रोल करते हैं. फिर रोल ऑफ एजुकेशन, schools can through community service projects, outreach programs, socially useful productive work, SUPW and NSS create awareness about the program of elderly, aged and senior citizen. Such program can inculcate value of caring for them and becoming sensitive to their changing needs, physical, emotional, psychological and medical. रोल ऑफ एजुकेशन में ये लोग ने बहुत मतलब ऐसा अच्छा लिखा है कि स्कूल्स में कम्युनिटी प्रोजेक्ट होने चाहिए जहाँ पे स्कूल बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग जाके बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है. ओल्ड एज जो एटलीस्ट हाँ, ओल्ड एज लाइक विजिट जैसा ना, टूर किधर पिकनिक गए तो. या. और इसमें SUPV भी लिया है, सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW सॉरी, तो वो भी है. फिर NSS भी. अभी NSS में तो मैं पर्सनली हूँ, तो हम लोग ने विजिट किया था एक ओल्ड एज होम जहाँ पे हम लोग ने मतलब वो लोग जो बनाते हैं वो लोग, हम लोग कोई भी जाते हैं वहाँ पे तो हम कोई भी उधर बाई कर सकते हैं. तो उनको क्या थोड़ा फाइनेंशियल हाँ, हम लोग को भी है वो, हमारा चर्च बनाते हो. हाँ, नाइस. तो वैसा सब तो क्या कुछ ना कुछ छोटा छोटा सपोर्ट करते हैं. हम लोग का भी कुछ अच्छा मिल जाता है और उनका भी थोड़ा सपोर्ट हो जाता है. हाँ. फिर रोल ऑफ फैमिली, parents and relatives have a major role to play in creating a suitable atmosphere within the home, one that is enriching, one that is enabling, one that is instill respect and value for elderly. Activities within home, neighbor and community at large. Role of family, I guess role of family सबसे पहले आना चाहिए था, because अगर फैमिली ऐसा कुछ करे ना तो वो टाइम आएगा ही नहीं ना कि जब गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करना पड़े. हाँ, फैमिली ज्यादा हरास करते हैं. हाँ, तो फैमिलीज को हेल्प करना चाहिए, फिर उनको बराबर से ट्रीट करना चाहिए, ये सब ही उसमें लिखा है. इसके बाद 6.3 नहीं है हमें. अच्छा है, 6.4 भी नहीं है. आज खत्म हो जाएगा दीदी. देखना पड़ेगा 6 क्योंकि बड़ा चैप्टर 6.5 कितना है मैं देखती हूँ तो हमें पता चलेगा. हो तो जाना चाहिए पर फिर हम लोग थोड़ा क्या है कि देखते हैं हम लोग का एक्सप्लेनेशन कैसे समझता है उसके हिसाब से. ओके. नहीं, मेरा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है लेकिन वो ब्रेल में लिखा हुआ है. अच्छा, ओके.
ओके, सो हम आते हैं अभी डोमेस्टिक वायलेंस पे 6.5. ओके, सो डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू अब्यूज विद इन द फैमिली. अच्छा, इसके पहले जो हम लोग ने किया प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स, सबको समझा ना? हाँ, सब लोग हाँ बोल दो एक बार, प्रीति ने जैसे बोला तो. हाँ. ओके, नहीं इसमें ज्यादा समझ में कि कुछ नहीं, सब ओल्ड एज का ही बात कर रहे हैं. हाँ जो सोसाइटी में होता जल्दी है वो समझ. हम लोग को पता ही है, तो वो आसान था. हाँ, ओके, ठीक है. तो हम अभी आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे. Domestic violence refers to abuse within the family. Violence implies psychological, emotional, verbal, and physical torture. There are at least two types of person involved in case of domestic violence: the one who penetrates violence and the one who receives, who are at the end receiving. The victim more often than not, violence within the family goes unreported as it is treated as personal matter and is perceived to be normal. In the patriarchal system, it is important to note that victim of domestic violence could be anyone within the family or extended family. Domestic violence cuts across all classes, age, categories, sexes and gender. अभी डोमेस्टिक वायलेंस में हम लोग ने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी तरह से हो सकता है. जरूरी नहीं कि मार पीट ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है. किसी को मेंटली डिस्टर्ब करना भी डोमेस्टिक वायलेंस है, किसी को इमोशनली डिस्टर्ब करना भी डोमेस्टिक वायलेंस है, और किसी को फिजिकली मारना भी डोमेस्टिक वायलेंस है. उसमें बताया है कि जो हाँ दीदी पेनिट्रेट मतलब पेनिट्रेट किधर था, एक सेकेंड ना. आर द वन पेनिट्रेट ऐसा कुछ दिया था ना patriarchal उसके पहले involves in the cases the one who perpen हाँ आई थिंक perpetrate मेंटल प्रेशर डालना है या फिर ऑल दिस हाँ थिंग्स. यस एग्जैक्टली. तो जो डालता है वो तो जो रहता है वो वायलेंस का वो रहता है. जो जिनको होता है, मतलब जिनको वो करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, वो विक्टिम्स होते हैं. मतलब विक्टिम्स मतलब जिनके साथ वो हुआ है. फिर मोर ऑफ्टन लोग बोलते हैं कि वायलेंस अगर घर में हो रहा है तो घर का ही मामला है, मतलब ठीक हो जाएगा. बट एक्चुअल में डोमेस्टिक नहीं वायलेंस, होता है. हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस इतनी छोटी चीज नहीं कि बस एक बार मतलब बोल दिया कि मत करो और वो मतलब नहीं करेंगे. चीजों को लेकर ना स्ट्रांग लॉ बनाना चाहिए एकदम. हाँ इस एग्जैक्टली. इसके अगेंस्ट कोई नहीं है, सब स्ट्रांग हाँ, लॉज बनाना चाहिए. बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बना के फायदा नहीं है, बिकॉज लॉज भी मतलब बिकॉज कोई लॉ घर फॉलो पे, नहीं करेगा तो ऑब्वियसली अरेस्ट तो होएगा ही. हाँ बट घर पे अगर हो रहा है तो आपको कैसे पता कि लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं. हाँ वो भी है. आजू तो बाजू की वो पब्लिक को तो पता है ना, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. नहीं बट कितना दिन अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा. ऐसे बहुत लोग भी रहते हैं कि मतलब ऐसे बड़े बड़े, मतलब अगर कोई बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती है तो वो नेबर्स को भी चुप करा सकते हैं, वो अपने हाँ, फैमिली रिश्वत. में लोगों को. तो हाँ, तो ये सब कोई चीज, पैसे भी से लगा के हाँ ये सब सब. चीजें हमारे में है कि हम वो कैसे चेंज ला सकते हैं. मतलब अगर हम ये सब में, मतलब ये जो हम अभी देख रहे हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं. लॉस तो इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली है, बट उसके साथ साथ लॉस को फॉलो करना भी हमें पता आना चाहिए ना. और लोग जो ऑलरेडी जो विक्टिम है उनको भी पता नहीं रहता है बहुत कुछ. तो स्टार्ट हमें वैसे ही करना चाहिए कि हम ये सब में पढ़े ना और हम उसके लिए स्टैंड कर सके. फिर आता है डोमेस्टिक वायलेंस किसी को भी हो सकता है, कोई भी एज हो, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी जेंडर हो, कुछ भी हो, फीमेल, मेल, गर्ल, बॉय, एलजीबीटी कम्युनिटी, आई गेस ये मतलब किसी के साथ भी हो सकता है बेसिकली. तो ऐसा कि सिर्फ वुमेन के साथ होता है
या ऐसा जरूरत नहीं है कि ओल्ड एज के साथ ही होगा, ओल्ड एज मैन और वुमेन। हाँ, या ओल्ड एज के साथ हो रहा है या वुमेन के साथ हो रहा है, किसी के साथ भी हो सकता है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके एलजीबीटी कम्युनिटी से लेके किसी को भी। फिर आते हैं कॉजेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। फर्स्ट इज पेट्रियार्की। Indian society is largely patriarchy. This means there is a huge imbalance of power between men and other in our society. The status of women is gradually improving, but the status of transgender person and children is even lower. In a patriarchal context, there is unwritten acceptance of male authority. पेट्रियार्कल कॉन्सेप्ट मतलब वही के मेन इज द हेड ऑफ द फैमिली, वही सब संभालेगा, वही सब करेगा, वही फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। तो उसके वजह से जो अभी हम देख सकते हैं कि वुमेन का जो है स्टेटस वो ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब अच्छा हो रहा है। पहले आप देखोगे उससे तो बहुत ही अभी तो बेहतर है। वुमेन को भी वो पावर मिलता है कि वो जाके अपने भी अर्न कर सके, तो वो भी अपने स्टैंड कर सकती है। और फिर पर उसमें लिखा है कि स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर और चिल्ड्रन का स्टेटस अभी भी लोअर ही है, मतलब उनको उस हिसाब से ही फिर ट्रीट करते हैं। हाँ, फिर आता है इनसिक्योरिटी। Insecurity of one partner, especially of men, can lead to feelings of suspicious threat to one's ego, one's authority, notion of infidelity, etc. These are the reasons enough to cause violence and the abuse within the domestic sphere. ऐसे बहुत ही कम परसेंट है कि अगर कुछ हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम होता है कि मतलब अगर वाइफ या हस्बैंड का कुछ मतलब अदर देन मैरिज के अलावा कुछ अफेयर, मतलब अफेयर तो बहुत मतलब अच्छा वर्ड भी नहीं है, बट कुछ बाहर चलता है या ऐसा कुछ, तो हस्बैंड समझता है कि ये गलत है और उसको ऑब्वियसली मारने लगता है वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं कि वो लोग बात करे कि क्या प्रॉब्लम है, कि उनके बीच में कुछ ऐसा अच्छा नहीं चल रहा है, तो मे बी उनको साइलेंट, मतलब उनको समझे कि उसने वो स्टेप भी क्यों लिया कि वो किसी को बाहर जाके मिले, वो किसी को बाहर से मैरिज के अलावा किसी से वो करे। ऐसे रहते हैं लोग जो बहुत मतलब ऐसा रहते हैं, जबरदस्ती का करते हैं, जबरदस्ती कुछ करते हैं, बट ऐसे भी लोग रहते हैं कि जबरदस्ती उनको डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर लाया जाता है। तो ये तो बहुत ही इजी रीजन है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों इतना बढ़ता है, जस्ट बिकॉज के हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं वगैरह। फिर आता है डिसफंक्शनल रिलेशनशिप। There are various factors responsible for strain in a spousal relationship or relationship between different members within the family. These could include personal insecurities, suspicion, age difference, cultural difference, and incompatibility. These can trigger snide remark, bickering, labeling, verbal spats, and physical assault. डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि क्योंकि हमारे फैमिली मतलब हम अगर मैरिज करते हैं और कोई वुमेन घर पे आती है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि ये कौन बाहर मतलब बाहर गया कौन आ गया। तो ये सब फिर प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जैसे उनको फिजिकली असॉल्ट करना। फिर जो अगर अगर ऐसा हुआ कि घर पे कोई है जिनका जम नहीं रहा है, जिनका न्यूली मैरिड जो पर्सन है, तो उनमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसकी वजह से फिर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है जस्ट बिकॉज कि वो लोग का जमता नहीं है। फिर आता है ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस आउटलुक। Conventional and traditional mindset, especially in institutions like marriage, family, religion, stipulate and the supremacy of men over women is almost every sphere of life. Within such a scenario, gender socialization trains the younger generation to be conformed to social expectation based on sex, age, experience, authority, etc. Such an outlook has the danger of normalizing violence within home.
अभी जैसे ट्रेडिशनल आउटलुक में हम देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशन रहते हैं जो हम लोग को फॉलो करने रहते हैं, लाइक मैरिज, फिर फैमिली, रिलीजन। तो ऐसा रहता है कि हम अगर उसको फॉलो नहीं करते, जैसे मैरिज को हम फॉलो नहीं करते तो हमारा जबरदस्ती शादी कराया जाता है, या हम क्या बोलते हैं, रिलीजन को फॉलो नहीं करते तो हमें जबरदस्ती मतलब फॉलो करने के लिए कुछ करते हैं। तो ये सब फोर्सफुली होता है। अभी मैरिज में भी आपने बहुत बार देखा होगा कि फोर्सफुली चाइल्ड मैरिज भी हो। लाइक वो रिलीजन के कुछ लोग वो लाइक धमकियां वगैरह हाँ भेजते हैं एंड ऑल, हाँ वो हाँ, सारी कि चीजें ये हो होंगी। जाएगा वो हो जाएगा। तो उसकी वजह से फिर जबरदस्ती का डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है। और वो डोमेस्टिक वायलेंस जरूरी नहीं कि उसको मार पीट के भी करा है, वो भी हो सकता है, ऑब्वियसली लोग वो करते भी है। बट मेंटली उसको टॉर्चर करना कि तू घर पे मतलब घर पे ऐसा रहे मत, अभी मतलब घर से निकल जा, मतलब ऐसी सब बुरी बुरी चीजें बोलते हैं, तो वो फिर मेंटली टॉर्चर होता है। फिर आता है हेट हेटर हेटेरो ओके heteronormatively non-conformity to heterosexist and expectation and stereotypical gender roles is usually discouraged in patriarchal families. नॉन कंफॉर्मिटी मतलब ये तो मतलब ऐसा टर्म बोल दिया है, बट ऐसा रहता है ना कि जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है, मतलब ये बॉय है तो मतलब उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है, तो जो उसकी वजह से फैमिलीज को, अभी जैसे आप देखोगे इंडियन फैमिली को, तो ये सब एक्सेप्टेंस ही नहीं है इसका, कि ये लोग ऐसे हो सकते हैं कि, तो उसके वजह से फिर डोमेस्टिक वायलेंस आता है कि मतलब ऐसे लोगों को घर पे नहीं रखना चाहिए, मतलब ऐसी सब चीजें बोलते हैं कि ये लोग मतलब खराब लोग हैं या जो भी है। बट उन लोग को पीछे की चीजें नहीं बताते कि ये लोग खुद चूज नहीं करते वो चीज बनने के लिए, वो एक्चुअल में इट इज ऑलरेडी वेन मतलब हम लोग का वो बर्थ से प्रॉब्लम होता है। वी डू नॉट चूज कि हमें नॉन कन्फॉर्मिटी में जाना है या हेट्रोसेक्सिस्ट में जाना है, या हमारी दीदी एक्सपेक्टेशन। हेट्रोसेक्सिस मतलब? एक सेकेंड ना, मेरे को एक सेकेंड उसका टर्म देखना पड़ेगा, कुछ रॉन्ग बोलने से अच्छा है कि चेक कर लूँ। हाँ है, मतलब एक्चुअली हेट्रोसेक्सुअल सेक्स इतना कुछ वो नहीं है, मतलब नॉर्मली आप मतलब आपके रिलीजन के बाहर आप किसी को मतलब ऐसा मतलब उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो हमारे साथ फिर फोर्सफुली उसको ब्रेक करने का होता है, बिकॉज वो शायद रिलीजन का ना हो ना, मतलब वो लड़की है नहीं है, वो लड़का है नहीं है, उसके वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है। तो ये होता है हेट्रोसेक्सिस के मतलब आप किसी और को मतलब आप नॉर्मली हो, मतलब नॉर्मल इन द सेंस वही हो, बट आपको वो अलाउंस नहीं मिलता है फैमिली से। फिर उसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी। Person who are vulnerable are often the youth, women, disabled, the elderly, and the dependent. Their vulnerability caused by economic reason or lack of power control can constant exploitations, instance of child abuse and the abuse of elderly are not common. Vulnerability मतलब उनको पता है कि हाँ, वल्नरेबिलिटी मतलब उनको पता है कि हमारा जो पावर ऑफ कंट्रोल है, मतलब जैसे वुमेन को या हम किसी और को पकड़े, मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब एल्डरली भी सोचता है किसी पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग ने एजिंग में भी देखा था कि मैंने आपको ये पॉइंट बोला था कि हम किसी पे अगर इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है और वो हमें खराब तरीके से ट्रीट कर रहा है तो हम बोलेंगे नहीं, बिकॉज हमारे को सपोर्ट वहां से मिल रहा है ना। तो हम बोलना नहीं चाहेंगे कि मतलब जाने देते, वैसे भी वो मुझे इस तरह से तो सपोर्ट कर ही रहा है या कर ही रही है। हाँ, फिर आता है इसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेस, और मतलब
कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके बाद एडिक्शन वगैरह है। सेकेंड, तो कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग अभी करते हैं बिकॉज वो थोड़ा लेंदी है, 7 to 8 पॉइंट्स है, और एडिक्शन ठीक है। लास्ट पॉइंट है। तो आप लोग बताओ कि हमें कैसे करना चाहिए, अभी थोड़ा डिस्कशन में लेना चाहिए कि खत्म करना चाहिए। हमें डिस्कशन करके 7 o'clock होने वाले हैं, तो अभी क्या बोले? हाँ, एक सेकंड ना।